मायावती को नए सिरे से परिभाषित करने वाली पुस्तिका के बारे में आज हम अपने चैनल पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को चुनाव संघर्ष और एजेंडे को लेकर पिछले दिनों एक बुकलेट बांटी गई है। आयरन लेडी के नाम से एक समय प्रसिद्ध रही बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए पुनरुद्धार प्रयास शुरू कर रही हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है। मायावती ने पार्टी के रोड मैप को रेखांकित करते हुए 59 पृष्ठों की एक पुस्तिका जारी की है। साथ ही अपनी लौह महिला आयरन लेडी की छवि पर भी जोर दिया है। नमस्कार, मैं सचिन खुदशा। ऑनलाइन बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। ऑनलाइन बुलेटिन के इस YouTube चैनल पर आपने अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को आप अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम अपने YouTube चैनल ऑनलाइन बुलेटिन पर राजनीतिक हाशिए पर चल रही बहुजन समाज पार्टी की नेता प्रमुख मायावती की बात करने जा रहे हैं। आयरन लेडी के नाम से एक समय प्रसिद्ध रही मायावती अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए पुनरुद्धार प्रयास शुरू कर रही हैं। उन्होंने पार्टी के रोड मैप को रेखांकित करते हुए पिछले दिनों एक 59 पृष्ठों की पुस्तिका भी जारी की है। साथ ही अपनी लौह महिला आयरन लेडी की छवि पर भी जोर दिया है। चुनावी प्रदर्शन में भारी गिरावट का सामना कर रही बसपा सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी बसपा अब अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन हासिल करने के उद्देश्य से एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। एक समय की मजबूत पार्टी जिसने 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में दलित और हाशिए के समुदायों को लामबंद करके महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की थी। हाल के चुनावों में यही बहुजन समाज पार्टी बुरी तरह से पिछड़ गई है। आगामी विधानसभा चुनावों में और 2027 के होने वाले आम चुनावों पर नज़र रखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने 59 पन्नों का एक पुस्तिका जारी किया है। यह पुस्तिका जारी करके पार्टी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मायावती के इस कदम को राजनीतिक जानकार मील का पत्थर मान रहे हैं, जिसे न केवल अपनी पिछली उपलब्धियों को बताने के लिए बल्कि भविष्य के लिए एक नया रास्ता तैयार करने के लिए भी तैयार किया गया है। इस पुस्तिका का विमोचन बसपा की पुनरुद्धार योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। इसमें मायावती के कई बयान भी शामिल हैं, जो पार्टी के भविष्य के लिए
उनके नेतृत्व और दृष्टिकोण पर जोर देते हैं। पुस्तिका का एक प्रमुख पहलू मायावती द्वारा स्वयं को लौह महिला के रूप में पहचाना जाना है। यह शब्द वैश्विक राजनीति में महिला नेताओं जैसे कि पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के साथ जुड़े मजबूत और समझौताहीन नेतृत्व शैली को प्रतिध्वनित करता है। इस शीर्षक का उपयोग करके मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में अपने पिछले कार्यकाल को आधार बनाकर लचीलापन और दृढ़ संकल्प की छवि पेश करना चाहती हैं, जहां उन्होंने काफी राजनीतिक प्रभाव डाला था। ऐतिहासिक प्रतीकात्मकता को उभारने का मायावती का प्रयास पुस्तिका की एक और उल्लेखनीय विशेषता है। वह खुद की तुलना सम्राट अशोक से करती हैं, जो एक प्राचीन भारतीय शासक थे, जो अपने शासन और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते थे। समानता स्पष्ट है। सम्राट अशोक की तरह मायावती समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों, विशेष रूप से दलितों के लिए सामाजिक कल्याण और न्याय के एक नए युग की शुरुआत करना चाहती हैं। इस तुलना के माध्यम से वह एक ऐसे नेता के रूप में अपनी छवि को मजबूत करना चाहती हैं, जो सार्थक सामाजिक परिवर्तन लाने में सक्षम हो, खुद को उत्पीड़ितों के उद्धारकर्ता के रूप में स्थापित करना और अपने नेतृत्व को भारत की न्याय समृद्ध ऐतिहासिक परंपरा के साथ वे जोड़ना चाहती हैं। इस तरह की प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग केवल बयानबाजी नहीं है, यह पार्टी के पारंपरिक मतदाता आधार को सक्रिय करने का एक सुनियोजित प्रयास भी है, जिसमें बड़े पैमाने पर दलित मतदाता शामिल हैं। साथ ही अन्य समुदायों को भी वे आकर्षित करना चाहते हैं। सम्राट अशोक, जो शासन, समावेशिता और न्याय के लिए अपने योगदान के लिए पूजनीय हैं, का स्मरण करके मायावती व्यापक मतदाताओं को आकर्षित कर सकती हैं, जो सामाजिक समानता और कल्याण पर आधारित मजबूत नेतृत्व को महत्व देते हैं। सम्राट अशोक के साथ अपने दृष्टिकोण को जोड़कर वे मतदाताओं को याद दिला रहे हैं कि उनका नेतृत्व समावेशिता, निष्पक्ष शासन और सामाजिक न्याय के लिए खड़ा है। ऐसे मूल्य जो उनके मुख्य निर्वाचन क्षेत्र के साथ गहराई से जुड़ते हैं। मायावती की नई राजनीतिक रणनीति के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक सामाजिक इंजीनियरिंग पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना है। एक चुनावी रणनीति
जिसने पहले बहुजन समाज पार्टी को काफ़ी सफलता दिलाई थी। यह दृष्टिकोण जिसने 2007 में मायावती के सत्ता में आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, में जातिगत रेखाओं को पार कर चुनावी गठबंधन बनाना शामिल है, विशेष रूप से दलितों और ब्राह्मणों के बीच। इन समूहों को एकजुट करके बहुजन समाज पार्टी जीत का फार्मूला बनाने में सक्षम थी, जिसके परिणाम स्वरूप 2000 के दशक के मध्य में व्यापक चुनावी जीत बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा को मिली है। पुस्तिका में इस रणनीति को पुनर्जीवित करने के पार्टी के इरादे पर प्रकाश डाला गया है, जो यह दर्शाता है कि बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य एक बार फिर अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक व्यापक आधार वाला गठबंधन बनाना है। पुस्तिका में मायावती ब्राह्मण मतदाताओं से एक मजबूत अपील करती दिख रही हैं, जिसमें जोर दिया गया है कि उनका आर्थिक और सामाजिक उत्थान केवल बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के शासन में ही हासिल किया जा सकता है। वह समाजवादी पार्टी, एसपी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी सहित प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों की आलोचना करने का अवसर लेती हैं, जो ब्राह्मण समुदाय की उपेक्षा करने और उनकी चिंताओं को दूर करने में विफल रहे हैं। ब्राह्मणों को यह प्रस्ताव देकर मायावती ब्राह्मण दलित चुनावी गठबंधन को फिर से बनाने की उम्मीद करती हैं, जो अतीत में बहुत सफल रहा था। खासकर 2007 में जब इस फार्मूले ने उन्हें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने में मदद की थी। यह रणनीति संकेत देती है कि मायावती एक व्यापक आधार वाले समर्थन ढांचे का पुनर्निर्माण करने के लिए दृढ़ है, जिसका लक्ष्य उच्च और निम्न दोनों जातियों के बीच पैर जमाना है। ब्राह्मणों तक पहुंचना बीएसपी के लिए पूरी तरह से नई रणनीति नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने पहले सामाजिक सामंजस्य और समावेशी शासन के महत्व पर जोर देकर विशेष रूप से 2000 के दशक के मध्य में ब्राह्मण मतदाताओं के बीच मजबूत आधार स्थापित किया था। कई मायनों में मायावती का इस फार्मूले पर वापस लौटना उत्तर प्रदेश में बदलती राजनीतिक गतिशीलता की उनकी समझ को दर्शाता है। वह जाति की रेखाओं को पार करने वाले गठबंधनों के पुनर्निर्माण के महत्व को पहचानती हैं, खासकर जब राज्य में राजनीतिक परिदृश्य विकसित हो रहा है। हालांकि नई रणनीति ब्राह्मणों तक ही सीमित नहीं है। पुस्तिका में मायावती के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों, विशेष रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी
तीखी आलोचना की गई है। वह गांधी की हाल ही में एक जूता मरम्मत की दुकान की यात्रा को निशाना बनाती हैं। इसे प्रतीकात्मक राजनीति के रूप में वर्णित करती है, जो हाशिए के समुदायों के सामने आने वाले वास्तविक मुद्दों को संबोधित करने के लिए बहुत कम करती हैं। उनके विचार में यह इशारा जाति आधारित रूढ़िवादिता को कायम रखता है। इस आलोचना का उद्देश्य जाति आधारित व्यवसायों के खिलाफ उनके रुख पर जोर देकर और सामाजिक न्याय के व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर उनके मूल मतदाता आधार दलितों के साथ तालमेल बिठाना है। मायावती इस पुस्तिका का उपयोग पिछले राजनीतिक गठबंधनों, विशेष रूप से 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले बीएसपी और समाजवादी पार्टी बसपा और सपा के बीच विफल साझेदारी को भी फिर से देखने के लिए करती हैं। गठबंधन जिसे कभी उत्तर प्रदेश में भाजपा को भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने में सक्षम एक मजबूत ताकत के रूप में देखा जा रहा था, अंततः टूट गया। पुस्तिका में मायावती ने इस टूटन का कारण समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से संवादहीनता को बताया है, जिन्होंने उनके अनुसार उनके फोन कॉल का जवाब देना बंद कर दिया था। उनका दावा है कि इस संवादहीनता के कारण ही बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा गठबंधन से बाहर हो गई। एक ऐसा कदम जिसे वह आत्मसम्मान के लिए उठाया गया कदम बताती हैं। गठबंधन के टूटने का जिक्र करके मायावती मतदाताओं को एक नेता के रूप में अपनी स्वतंत्र और आत्मनिर्भरता की याद दिलाना चाहती हैं, जिससे वह अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से अलग दिखलाई पड़ती हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर से स्थापित करने के प्रयासों के बावजूद पार्टी को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि प्राथमिक बाधाओं में से एक है। इसके पारंपरिक वोट बैंक का खिसकना भी महत्वपूर्ण है। बीएसपी जिसका कभी दलित मतदाताओं के बीच अच्छा खासा आधार हुआ करता था, उन दलित मतदाताओं ने हाल के चुनावों में इन वोटों का एक बड़ा हिस्सा भाजपा की ओर जाते देखा है। रणनीति में उल्लेखनीय बदलाव करते हुए मायावती ने घोषणा की है कि बसपा आगामी उपचुनाव लड़ेगी। ऐतिहासिक रूप से पार्टी ने उपचुनावों में भाग लेने से परहेज किया है और अपने संसाधनों को आम चुनावों पर केंद्रित करना पसंद किया है। हालांकि हाल ही में हुए चुनावी झटकों और उत्तर प्रदेश में बदलते राजनीतिक परिदृश्य ने इस दृष्टिकोण का
पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया है। उपचुनाव लड़कर मायावती पार्टी के कैडर में फिर से जोश भरने और अपने समर्थकों को यह संदेश देने की उम्मीद करती है कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी अभी भी लड़ाई में है। उपचुनाव बीएसपी को अगले आम चुनावों से पहले एक छोटे चुनावी संदर्भ में अपनी नई रणनीतियों और गठबंधनों को परखने का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसा करके पार्टी अपनी ताकत और कमजोरियों की पहचान कर सकती है, जिससे वह बड़ी चुनावी लड़ाइयों की तैयारी में अपनी रणनीति को समायोजित कर सकती है। इसके अलावा उपचुनाव लड़ने का मायावती का फैसला सिर्फ सीटें जीतने से कहीं ज़्यादा है। यह पार्टी की संगठनात्मक ताकत को फिर से मजबूत करने के बारे में है। हाल के वर्षों में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की जमीनी मशीनरी कमजोर हो गई है। कई पार्टी कार्यकर्ता लगातार चुनावी हार के बाद वे निराश हो गए हैं। पार्टी को उपचुनाव के मैदान में उतारकर मायावती का लक्ष्य अपने संगठनात्मक ढांचे को पुनर्जीवित करना और इसे भविष्य के मुकाबले के लिए फिर से तैयार करना है। हाल ही में जारी की गई पुस्तिका में उल्लिखित मायावती का संदेश बीएसपी की पिछली चुनावी ताकत को फिर से हासिल करने के उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। प्रतीकात्मक भाषा में अपने प्रतिद्वंदियों की आलोचना और एक नई रणनीति के संयोजन के माध्यम से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा को एक ऐसी ताकत के रूप में फिर से स्थापित करने की उम्मीद करती हैं जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। आगामी उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी के नए दृष्टिकोण के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में काम करेंगे और यह निर्धारित कर सकते हैं कि मायावती अपने समर्थन आधार को पुनर्जीवित करने और स्थापित और उभरते दोनों राजनीतिक खिलाड़ियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के अपने प्रयासों में सफल होती हैं या नहीं। ऑनलाइन बुलेटिन का यह चैनल आपको कैसा लगा कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। ऑनलाइन बुलेटिन का यह चैनल यदि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।